नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की ये हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे, 2-4 बार जेल भी गए और कई हजार का नुकसान उठाया था। अब भी वह मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि ये शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार न करें। अपना स्वार्थ त्यागने को वह तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता। लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना ये तो अधर्म था। ये तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजदूरों को ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को ये विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़े भी न मिले तो वे डायरेक्टरों को और विशेष रूप से मिस्टर खन्ना को धोखेबाजी तो समझेंगे। फिर अपना वेतन वह कैसे कम कर सकते थे? और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था। केवल 1000 रुपया महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजदूर केवल हाथ से काम करते हैं। डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजदूरों को ये संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है, चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्हें तो एक ही जगह पाउंड भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए था। और सच पूछो तो वे संतुष्ट हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, वे तो मूर्ख हैं। बचिया के ताऊ शरारत तो ओंकार नाथ और मिर्जा खुर्शीद ही हैं। यही लोग उन विचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर। ये नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओंकार नाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें? और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे तो क्या वह केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात है सही ये। और वह त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे। हजारों मजदूर उनके नौकर थे, तो क्या वह अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजदूरों को बांट देते थे? वह उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपए महीने की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस, स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न थी। उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की उन्हें परवाह थी। वो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे, उनके हर एक काम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह थे डॉक्टर मेहता। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की, खन्ना की नज़रों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की हृदयश्वरी रह चुकी थी, पर उसे उन्होंने सदैव खिलौना समझा। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने, छीन जाने पर वह खूब रोते, खूब रोए भी थे, लेकिन था तो वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। वह कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उनके अंतःकरण तक न पहुंच सकी। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती तो वह स्वीकार न करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था। एक ओर वह त्याग और जन सेवा के उपकार के भक्त भी थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ, विलास और प्रभुता के। कौन उनका असली रुख था, ये कठिन है, ये कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था। मध्यम भी अपनी उदंडता और हट के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गाली बाता था। उनका मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहरा की ओर, लेकिन वह उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया। उनकी समझ में न आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। वह बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे।
और कभी कभी उन्हें यह संदेह भी होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वह न देख सके या जिसे देखने की उनमें क्षमता न थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता से ही उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे, घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो उसके लिए वे कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना या यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम में संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी, समय था। वह पत्रों में लेख भी लिखते थे। कई साल से एक बृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वह एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली की जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती हैं। उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, वे फसल की चीज़ें भी उपजाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे तक वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देख कर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी रह जाए तो आपको उल्टी हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। खाना जो वह खाते हैं वह आपका कुत्ता भी न खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने अधीर होकर कहा, हमारे सभी रिश्तेदार तो धनी नहीं हैं। कितने ही ने अपना सर्वस्व इसी मिल को भेंट कर दिया और इसके नफ़े के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं हो सकता इसके नफ़े ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है नफ़ा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओंकार नाथ ने कही थी। मिर्ज़ा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों ही का पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह न की। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओंकार नाथ को वे स्वार्थी समझते थे, मिर्ज़ा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से भी इस विषय में राय ले ली है? खन्ना ने सकचाते हुए कहा, हाँ पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी। आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आ पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत की, सभी चीज़ें अपने हाथ से पकाई हैं। आपको भी न्योता देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका ये अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कौतूहल हुआ। अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती वही मालती जो कभी अपने जूते न पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक न दबाती थी। विलास और विनोद ही जिसका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो ज़रूर खाऊंगा। मैं तो कभी सोच ही न सकता था कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती संकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया, इनका हुक्म कैसे टाल सकती? पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु न थी। मालती झेपी नहीं। इस संकोच का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूँ, इसीलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था उससे वह कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इन दिनों जो मालती से मिलता वह उससे मेहता की तारीफ के पुल बांध देती, जैसे कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे। सुरुचि का ध्यान भी उसे न रहता। बेचारे मेहता दिल में
बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते थे। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता था जैसे कोई फबती छा गई हो। मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके, वह बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी, विचार में भी। मन में कुछ रखना वह न जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पहनकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो उसे वह प्रकट किए बिना चैन न पाती। मालती ने समीप जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उनकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ न कहूँगी। मालूम होता है अपनी निंदा ज़्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी, ये महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल शक्कर की मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती है। खन्ना जी, ये महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल फैला रहे हैं। शक्कर मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना के कीर्ति स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना है। वहाँ डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी। इस परिस्थिति को उन्हें समझना होगा और इस समस्या को हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। मगर चिमनी के पास ये धुआं कहाँ से उठ रहा? देखते देखते सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा, कहीं तो आग तो नहीं लग गई। आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़े हुए नजर आए। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुककर कहा, जी शक्कर मिल में आग लग गई, आप नहीं देख रहे? खन्ना ने मेहता की ओर देखा, मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई, अपने जूते पहन आई। अफसोस और शिकायत करने का अवसर न था। किसी के मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी थी। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे मिल की तरफ भागे। चौरस्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ा चला आ रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी। क्या जानता था ये आफत आने वाली है। कार वहीं राम आशय छोड़ दी गई। तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने पहुंचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थी, जीभ लपलपाती थी, जैसे आकाश को निगल जाएंगी। उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिक में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथों में लाखों आदमियों की भीड़ थी। अहाते में लाखों आदमियों की भीड़ थी। पुलिस थी, फायर ब्रिगेड भी, सेवा समितियों के सेवक भी, पर सब के सब आग की भीषणता से मानो शिथिल हो गए। फायर ब्रिगेड के छींटे उस अग्निसागर में जैसे बुझ जाते थे। ईंटें जल रही थी, लोहे के गार्डर जल रहे थे, पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ बह रहे थे। और तो और जमीन में भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से मेहता खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते। मगर अब उन्हें ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा कुछ करना अपने बस से बाहर है। मिल की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक टूट कर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता था तो भगदड़ मच जाती। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्दी फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने नहीं देखा? यह देखकर भी बुझाने का प्रयास नहीं किया। इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे, मगर वहाँ पूछे किससे? मिल के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना भी कठिन है। सहसा हवा का झोंका इतना तेज आया कि आग की लपटें नीचे होकर इधर लपकी और समुद्र में ज्वार आ गया हो। आग की लपटें नीचे होकर इस तरह से लपकी जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। लोग सिर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते जैसे कोई शेर झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गईं, सचेष्ट भी, जैसे कोई शेष नाग अपने सहस्त्र मुख से आग फुंकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस रेले में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहता जी दोनों हाथ में पकड़े हुए थे, नहीं जरूर कुचल गई होती। तीनों आदमी अहाते की दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर
टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया, उसी तरह ताकते रहे। उनकी आंखों में वह शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं, मुझे भय होता है आपको ज़्यादा चोट आ गई, आइए लौट चलें। खन्ना ने उनकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी ये हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूँ, अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे समझते क्या हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मिल को बनाया, और मैं फिर बना सकता हूँ, मगर जिनकी ये हरकत है उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा और उनकी चेष्टा देखी, घबराकर बोले, चलिए आपको घर पहुँचा दूँ। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। खन्ना ने कहा मार कर कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए कि मिल जल गई। ऐसी मिले तो मैं चुटकियों में खेल सकता हूँ। ऐसी मिले तो मैं चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% नफ़ा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर वह मिल खोली। इसमें आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए। मैं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10 लाख का। मगर इस वक्त फाके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ। मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ अब वह भी मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूँ वह भी अब मेरा नहीं। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊँगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वह खन्ना अब धूल में मिल गया। समाज में मेरा कोई स्थान नहीं। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की, कितनी रिश्वतें दी, कितनी रिश्वतें ली। किसानों की ऊख तौलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाट रखे। क्या कीजिएगा ये सब सुनकर। लेकिन खन्ना अपनी ये दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे? कुछ होना ही है, कुछ होना है तो हो। दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी गालियां देना चाहे दे। खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता ना रहेगा। वह बेहया नहीं है, बेगैरत नहीं है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय माँ भारती।